हेलो एवरीवन। हम ज्योग्राफी क्लास 8th की एनसीईआरटी कर रहे थे। हम 2 चैप्टर कर चुके हैं इससे पहले। आज ये थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर इससे पहले हमने 2 चैप्टर किए, उनके नाम क्या थे? पहला चैप्टर था रिसोर्सेज और दूसरा चैप्टर था लैंड, सॉइल, वाटर। तीसरा चैप्टर है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। हमारे यहाँ कितने टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं? तो एक स्टोरी से आपको ये बताया गया है, इस स्टोरी से आपको इस जगह पे लाया गया है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है प्लांट का टू फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो हम रॉ मटेरियल्स होते हैं या प्लांट से हमको जो भी रॉ चीजें मिलती हैं उसको हम फिनिश्ड प्रोडक्ट तक लाते हैं, उसमें 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या होता है? प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या चीजें आती हैं? एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जांपल्स। सेकेंडरी, ये जो है एग्रीकल्चर, फिशिंग और गैदरिंग, ये किसके एग्जांपल्स हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज के। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है? आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग प्रोसेस। तो रिसोर्स की प्रोसेसिंग जो है वो किस में आती है? सेकेंडरी एक्टिविटीज में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लोथ्स आर एग्जांपल ऑफ दिस एक्टिविटी। तो सेकेंडरी एक्टिविटी के एग्जांपल्स क्या हैं? ये आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी है। सेकेंडरी एक्टिविटी में हो क्या रहा है? तो जो रिसोर्सेज, जो प्राइमरी एक्टिविटी है जहां से हमको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उसके बाद उनका प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। उनके अंदर क्या आता क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लोथ्स आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस एक्टिविटी। अब टर्शरी एक्टिविटी क्या है? टर्शरी एक्टिविटी क्या है? टर्शरी एक्टिविटी प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विस। सर्विस से सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को सपोर्ट करना इज टर्शरी एक्टिविटी। लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ द टर्शरी एक्टिविटी। तो कैसे ये चीजें सपोर्ट कर रही हैं प्राइमरी और सेकेंडरी को? ट्रांसपोर्ट, आपने प्राइमरी से रॉ मटेरियल लिया, सेकेंडरी में उसको मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड बनाया, अब वो फिनिश गुड बन गया है, अब वो मार्केट जाएगा। तो मार्केट जाएगा किस चीज से? थ्रू ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट जो आपका आया वो किस एक्टिविटी के अंदर आया? तो वो टर्शरी एक्टिविटी के अंदर आया। वर्ड चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। तो पहले समझो एग्रीकल्चर वर्ड का मीनिंग क्या है। एग्रीकल्चर डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर या एग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन। ठीक। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है और ये इंक्लूड करती है क्या क्या? crops, fruits, vegetable, flowers, rearing of livestock. In the world, 50% of the person are engaged in agricultural activity, which is primary activity. तो 50% जो पर्सन है वो कहाँ engaged है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। 2/3 of Indian population is still dependent on agriculture. तो जो 2/3 पॉपुलेशन है इंडिया की वो कहाँ किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे। तो दो पॉइंट हुए क्या? 50% ऑफ पर्सन engaged in agricultural activity and 2/3 of Indian population is still dependent on agriculture. तो ये आप ये 2 पॉइंट आप किस में यूज कर सकते हो? आंसर राइटिंग में आप यूज कर सकते हो इंट्रो में। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन में इंट्रो में ये पॉइंट्स यूज किए जा सकते हैं। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो फेवरेबल टोपोग्राफी क्या है एग्रीकल्चर के लिए? तो वो सॉइल और क्लाइमेट है। एक एग्रीकल्चर किस किस 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड करती है? तो किस पे डिपेंड करती है? सॉइल फर्स्ट फैक्टर, दूसरा क्लाइमेट। जितनी फर्टाइल सॉइल होगी या जितना अच्छा क्लाइमेट होगा, जितना फेवरेबल क्लाइमेट होगा जिस क्रॉप के लिए, उस जगह पे वो क्रॉप ज्यादा अमाउंट में
उस क्रॉप की प्रोडक्टिविटी वहाँ ज़्यादा होगी। द लैंड ऑन विच द क्रॉप आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। जिस वो लैंड जहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? एरेबल लैंड। In the map, we can see that agricultural activity is concentrated in the region of world where suitable factors for the growing crops exist. तो ये यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है कि जहाँ जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल लैंड है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये नॉर्थ अमेरिका में ईस्ट अमेरिका का पोर्शन जो है, वेस्ट मेक्सिको, और ये आपका साउथ अफ्रीका में, तो ये साउथ अफ्रीका में आपका कौन सा पोर्शन है? ये अर्जेंटीना, ब्राजील का थोड़ा पोर्शन। फिर यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में देखिए, यूरोप, मोस्ट ऑफ द यूरोप जो है आपका फर्टाइल है, एग्रीकल्चरल टाइप है। ये है क्या? अफ्रीका। अफ्रीका में देखिए ये वाला एरिया जो सहारा रीजन है, ये वाला आपका ये छूटा हुआ है, यहाँ पर नहीं है वेजिटेबल मतलब सॉरी एग्रीकल्चरल लैंड। उसके बाद ये जो एरियाज हैं, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये वाले प्लेसेस हैं। साउथ अफ्रीका में ये प्लेस है आपकी। तो ये वाले इंडिया में देखिए मोस्ट ऑफ द लैंड जो है एग्रीकल्चरल लैंड है। इधर चाइना में देखो, चाइना में मोस्ट ऑफ द लैंड जो है एग्रीकल्चरल है। और ये ऑस्ट्रेलिया का ये पोर्शन, ये ईस्ट साइड, वेस्ट में तो पूरी डेजर्ट ही है, तो ईस्ट साइड का जो थोड़ा सा पोर्शन है वो एग्रीकल्चर लैंड है। बाकी एक जो ऑस्ट्रेलिया है सुटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, सुटेबल नहीं है। ठीक है। फिर अब क्या है कि कुछ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स जानते हैं। एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होते हैं? तो एग्रीकल्चर क्या है कि साइंस एंड द आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, cultivation on soil, raising crops and rearing livestock, it is called farming। तो एग्रीकल्चर में क्या चीजें आती हैं? साइंस और आर्ट, कल्टीवेशन, सॉइल से किसी चीज को कल्टीवेट करना इज एग्रीकल्चर। सेरिकल्चर क्या है? रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सेरिकल्चर रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। पिसिकल्चर ब्रीडिंग ऑफ फिश, पिसिकल्चर क्या है? ब्रीडिंग ऑफ फिश। विटिकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। हॉर्टिकल्चर क्या है? ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज। तो हॉर्टिकल्चर को याद रखिए क्या है? हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूजेस। विटिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम। एग्रीकल्चर या फार्मिंग को हम एक सिस्टम की तरीके देखते हैं, क्योंकि कोई एक फैक्टर से आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है, उससे फिर आपको एग्रीकल्चर करना होता है। तो द इम्पोर्टेंट इनपुट्स क्या इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, समझो क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। इनपुट होगा, पहले इनपुट दिया जाएगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर उसका कुछ आउटपुट होगा। तो इनपुट में क्या क्या चीजें होंगी? मशीनरी होगी, सीड्स होंगे, केमिकल होगा और लेबर होगी, ये सब आपके इनपुट्स में होंगे। फिर प्रोसेस क्या होगा? प्लगिंग, शोइंग, स्प्रेइंग। तो ये चीजें आपकी प्रोसेस में आएगा। मतलब प्लगिंग मतलब उसकी फील्ड की वो करना, जुताई करना। फिर सोइंग मतलब अनाज बोना, और स्प्रेइंग मतलब या कोई भी फर्टिलाइजर है उसको स्प्रे करना, या फिर अगर इरिगेशन का मेथड यूज किया जाता है, स्प्रिंकल इरिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन, तो वो ये आपका स्प्रेइंग में आ गया। फिर आपको आउटपुट क्या मिला उसका? क्रॉप्स आर आउटपुट ऑफ दैट। फिजिकल इनपुट्स क्या हैं? फिजिकल इनपुट्स क्या हैं? तो सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल एंड स्लोप। ह्यूमन इनपुट्स क्या है? स्टोरेज, लेबर, मशीनरी और केमिकल, ये क्या है? ह्यूमन इनपुट्स हैं। तो फिजिकल इनपुट्स याद रखिए क्या क्या है, और ह्यूमन इनपुट्स क्या क्या हैं। और इनपुट्स में आपको क्या चीजें देनी होंगी, प्रोसेस में क्या चीजें होंगी और आउटपुट में क्या चीजें होंगी।
Some of the operation involve plugging, sowing, irrigation, weeding, harvesting. The output from a system includes crop, wool, dairy and poultry products. टाइप ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग कितने टाइप्स की होती हैं, तो वेरियस टाइप की फार्मिंग जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस की जाती हैं। उसमें क्या है, सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, in the in this type of farming organic manure and natural pesticides are used instead of chemical। तो organic farming क्या है, organic manures और natural pesticides use करते हैं बजाय कि chemical fertilizers use करने की उस पे। no genetic modification is done to increase the yield of crops। कोई genetic modification नहीं होता है। तो ये वाला पॉइंट अगर आए तो ये मत समझ लेना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से या जेनेटिकली कोई भी चीज मॉडिफाई की जा रही है, वो ऑर्गेनिक में नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है कि बस उतना चीज को पैदा किया जाए जितना से सिर्फ फैमिली या अपना भरण पोषण हो सके। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली ओनली। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सबसिस्टेंट फार्मिंग हो किस वजह से रही है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउस होल्ड लेबर्स आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल आउटपुट। घर से ही जो घर के लोग होते हैं वही लेबर की तरीके यूज किए जाते हैं, इसे ही कहते हैं डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। फिर क्या है, आर यूज टू प्रोड्यूस। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। कि क्या मतलब है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस मतलब जो टेक्नोलॉजी, जो भी, सॉरी टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं ना यहाँ पे, जो भी चीजें यूज की जा रही हैं वो प्रिमिटिव तरीके हैं। मतलब आज भी ऑक्स यूज किए जा रहे हैं, आज भी वुडन जो वो होता है क्या जिससे खेत को शोन किया जाता है, वो सब मतलब ट्रेडिशनल तरीके यूज किए जा रहे हैं। इसके बाद क्या है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस कल्चर एग्रीकल्चर क्या है, द फार्मर कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग मोर देन one crop annually on the same plot। Rice is the main crop. Other crop include wheat, maize, pulse and oilseed। Intensive subsistence agriculture is prevalent in thickly populated area of the monsoon region, साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर आपका किस एरिया में देखने को मिल रहा है, तो साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में। और राइस यहाँ का मेन क्रॉप है। और ये ज्यादा प्रैक्टिस कहाँ किया जाता है, जहाँ थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में। फिर क्या है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और नोमैडिक एग्रीकल्चर। अभी बताया सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, वो एग्रीकल्चर जिससे सिर्फ उतनी पैदावार की जाए जिससे खुद का और परिवार का पेट भरा जा सके। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर क्या आता है, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या नोमैडिक हर्डिंग। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के क्या है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की एक प्लॉट ऑफ लैंड को आपने एक बार में वो इरिगेट किया या वहां पे शोन किया, हार्वेस्ट किया और उस प्लॉट को कुछ समय के लिए छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह जाके एग्रीकल्चर किया, तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। मेनली प्रिवलेंट होती है कहाँ पे, ट्राइबल्स में। is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin। Amazon basin में भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है। Tropical Africa, part of the Southeast Asia and Northeast India, Northeast India, Southeast Asia। These are the areas where heavy rainfall and quick regeneration of vegetation happen। A plot of land is cleared by felling trees and burning them, and the ashes then mixed with the soil and crop like maize, yam, potatoes, and cassava। After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot। Shifting cultivation is also called slash and burn agriculture। तो shifting cultivation को ही slash and burn agriculture कहते हैं। अब क्या है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में डिफरेंट नेम से बोला जाता है। तो झूमिंग एग्रीकल्चर, झूमिंग
शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहाँ के बोला जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मिल्पा कहाँ का है, मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका का। और रोका कहाँ का है, ब्राजील का। लदान कहाँ का है, मलेशिया का। नोमैडिक हर्डिंग क्या है, नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो नोमैडिक हर्डिंग कहाँ कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, पहले तो किस एरिया में की जा रही है, तो सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में की जा रही है। और उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं, तो आ रही है सहारा, सेंट्रल एशिया, सम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू कश्मीर एक्सेट्रा। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इसमें क्या करते हैं, हर्डमैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर एनिमल्स। तो जो हर्डमैन्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस अपने एनिमल को लेके मूव करते हैं फॉर फॉर्डर्स एंड फूड अलोंग डिफाइंड रूट्स। दिस टाइप ऑफ movement arises in response to the climatic constraint and terrain की वजह से ये चीजें नोमैडिक हर्डिंग होती है। तो नोमैडिक हर्डिंग कोई अपने मन से नहीं करता, नोमैडिक हर्डिंग करती है क्योंकि फॉलोइंग कंडीशंस आर प्रेवलेंट। कौन सी वो कंडीशंस है, तो क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेन आर द main factors. Sheep, camel, yak, and goats are commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides, and other products. The herders and their family. तो commercial farming क्या होती है? In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. The area cultivated, the most amount of capital used is large. The most of the worker is done by machine. Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming, and plantation agriculture. In commercial grain farming, crops are grown for commercial purpose. Wheat and maize are the common commercially grown grain. Major area where commercial grain farming is practiced are temperate grasslands of North America, यूरोप एंड एशिया। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहाँ प्रैक्टिस की जा रही है, तो वो कहाँ कहाँ की जा रही है, अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में। These areas are sparsely populated with large farm spreading over hundreds of hectares. तो हमने इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहाँ पढ़ा, इंटेंसिव एग्रीकल्चर वहाँ होता है जो डेंसली पॉपुलेटेड लोग होते हैं, लैंड जो होती है सबके बहुत छोटे अमाउंट में होती है। यहाँ पे जो है लैंड जो कमर्शियल एग्रीकल्चर जहाँ कर रहे हैं, जहाँ पे आपका इनपुट बहुत ज्यादा लग रहा है इन द सेंस एक लार्ज अमाउंट में आपको मनी और टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। और ये कहाँ प्रैक्टिस हो रहा है, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया में, क्योंकि वहां पे आपको लार्ज लैंड भी मिलेगा, लार्ज लैंड वहां पे आपको होती है। सीवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन्स एंड ओनली सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर द ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक्स। तो मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, मिक्स फार्मिंग में फूड और फॉडर को एक साथ ग्रोन किया जाता है। It is practiced in Europe, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। तो मिक्स फार्मिंग कहाँ कहाँ प्रैक्टिस की जा रही है, तो वो करी जा रही है यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। प्लांटेशन क्या है, प्लांटेशन आर टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर आता है प्लांटेशन वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना एंड कॉटन आर ग्रोन। तो प्लांटेशन क्रॉप्स आपकी कौन कौन सी हैं, टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन, ये आपकी प्लांटेशन क्रॉप है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको लार्ज अमाउंट में कैपिटल और लेबर देनी पड़ती है। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ or in nearby factories. The development of transport network is thus essential for such farming. Development of transport network is essential for such farming। मतलब कि क्या है, प्लांटेशन के लिए सबसे ज्यादा आपको क्या जरूरी है कि आपका ट्रांसपोर्ट जो होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मेजर प्लांटेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में। रबर इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर द सम
एग्जाम्पल्स, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? तो large variety of crops are grown to meet the requirement of growing population. Crops also supply raw material for agro-based industry. Major food crops are wheat, rice, maize, millet. Jute and cotton are fiber crops. Fiber crops important beverages crops are tea and coffee. अब पढ़ना है हमें राइस। राइस, तो अब राइस क्रॉप्स हम पढ़ने जा रहे हैं, तो अब इसमें जो जहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीसीएस और यूपीएससी दोनों क्वेश्चन पूछता है कि किस रीजन में उसको ग्रो किया जा रहा है, क्या टेम्परेचर दिया जा रहा है, मतलब और रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करना है, राइस इज अ मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड और ये स्टेपल क्रॉप भी है, डाइट स्टेपल डाइट भी है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो राइस मेनली कहाँ पे पाया जा रहा है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो राइस के लिए क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल। तो हमारे यहाँ ये जो है कौन सी क्रॉप है, ये खरीफ है, खरीफ है ना, राइस इज अ खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप। जून टू सितंबर जो होता है इसे शोन किया जाता है। तो ये टेम्परेचर, आप ये वाला मंथ जो देखो, यही मॉनसून है और यही समर, समर और लेट मॉनसून दोनों आपको यहाँ पे देखने मिलता है। तो इस टाइम शोन करना इसलिए इजी होता है कि आपको रेनफॉल प्रॉपर मिल जाए क्रॉप्स को, क्योंकि इरिगेशन जो इंडिया की इरिगेशन है मेनली किस पे बेस्ड है, मॉनसूनल रेनफॉल पे बेस्ड है। तो क्या है, राइस नीड हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्ले सॉइल, एलुवियल क्ले सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि इट ग्रो बेस्ट इन एलुवियल क्ले सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। तो एलुवियल में बेस्ट ग्रो होती है जो कि वाटर रिटेन कर सकता है। फिर क्या है, चाइना लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ राइस followed by India, Japan, Sri Lanka, and Egypt. In favorable climatic condition, as in West Bengal and the Bangladesh, 2 or 3 crops are grown in a year. फेवरेबल कंडीशन होने के कारण कहाँ कहाँ, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में ये जो है 2 से 3 बार एक साल में इनको ग्रो किया जाता है। फिर क्या है, वीट क्या है, वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest. तो वीट के लिए क्या रिक्वायर है, मतलब कंडीशंस, तो मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए और रेनफॉल होनी चाहिए, growing season during growing season and bright sunshine at the time of harvest. हार्वेस्टिंग के टाइम पे जब इसको कट किया जाता है, हार्वेस्ट की जाती है, उस टाइम पे क्या होना चाहिए, सनशाइन होनी चाहिए। तो ये हमारी वीट क्या है, रावी क्रॉप है। ठीक है, रावी क्रॉप है और ग्रो कब होती है, विंटर्स में ग्रो होती है और इसका हार्वेस्ट कब होता है, समर में इसका हार्वेस्ट होता है। ठीक है, ग्रो इन, ठीक, क्या लिखा है, इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन लूमी सॉइल। तो इसके लिए कौन सी सॉइल चाहिए होती है, लूमी सॉइल। और वीट के राइस के लिए कौन सी चाहिए थी, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल और उसके लिए लूमी सॉइल। ठीक है, एलुवियल क्लेई सॉइल। ठीक, उसके बाद क्या है, राइस के लिए अभी का अभी जितना चीज पढ़ रहे हो अभी का अभी उसको याद कर लो, क्योंकि यह तो एक पेपर उठाओ, राइस डालो और उस पर साइड में लिखो कि वो कौन सी क्रॉप है, तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जा रही है। फिर राइस को क्या जरूरत है, मतलब उसके ग्रो होने के लिए कौन सी कंडीशंस नेसेसरी है, तो हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल। किस टाइप की बेस्ट सुटेबल सॉइल है, तो एलुवियल क्ले उसके लिए बेस्ट सुटेबल सॉइल है। ऐसे वीट के लिए लिख लो कि मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल चाहिए और ग्रोइंग सीजन ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन। तो सीधे सीधे स्टेटमेंट्स भी आपको ऐसे मिल सकते हैं। वीट इज ग्रोइंग एक्सटेंसिवली इन यूएस, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर। इंडिया में कब ग्रो किया जाता है, तो विंटर में ग्रो किया जाता है। अब मिलेट्स क्या है, मिलेट्स के बारे में पढ़ो। मिलेट्स आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन, ठीक,
मोटा अनाज, मिलेट इज मोटा अनाज, ठीक। एंड कैन ग्रो ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। तो किस सॉइल में वो मतलब ग्रो किया जाता है, तो लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल में भी ग्रो हो जाता है। इट इज हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू, लो रेनफॉल चाहिए एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और एडिक्वेट रेनफॉल चाहिए, ठीक। क्या है, रेनफॉल लो चाहिए, मतलब लो चाहिए फिर भी एडिक्वेट होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही ना हो, एडिक्वेट होनी चाहिए एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर्स नीडेड। ज्वार, बाजरा, रागी आर ग्रोन इन इंडिया, ये भी सब आपके क्रैश नहीं कोर्स ग्रेन में आते हैं, मतलब मोटे अनाज के अंदर आते हैं। अदर कंट्रीज नाइजीरिया, चाइना, नाइजर, ये नाइजर और नाइजीरिया आपके अफ्रीकन कंट्रीज, और चाइना तो आप जानते ही हो, ठीक। इन कंट्रीज में भी इसे ग्रो किया जाता है। अभी क्या है कि मेज के बारे में कोई फैक्ट दिया हो, देखो, मेज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न, ये जो कॉर्न हम खाते हैं इसे ही मेज कहते हैं, भुट्टा, ठीक है, इसे ही हम कॉर्न कहते हैं, मतलब मेज को ही हम कॉर्न कहते हैं। वेरियस कलरफुल वेराइटीज ऑफ मेज आर फाउंड इन द वर्ल्ड, ये देखिए। फिर क्या है, मेज क्या है, मेज रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, मेज रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, मेज के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल चाहिए एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल और लॉट्स ऑफ सनशाइन। टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर रेनफॉल मॉडरेट होना चाहिए और सनशाइन ज्यादा होनी चाहिए, मतलब अ लॉट ऑफ सनशाइन इज नीडेड। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। मेज मेनली ग्रो इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको, ठीक। फिर कॉटन क्या है, कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, कॉटन को कैसा टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, कॉटन के लिए हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल। कॉटन मेनली हम लोग किधर साइड होता है कॉटन, तो कॉटन गुजरात साइड होता है, गुजरात साइड होता है कॉटन आपका। तो ये याद रखो कि हाई टेम्परेचर चाहिए। जूट और कॉटन में ऐसे याद कर सकते हो कि जूट को जो है रेनफॉल मतलब ज्यादा चाहिए होती है जूट को, और कॉटन को लाइट रेनफॉल चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, ठीक। और लाइट रेनफॉल चाहिए प्लस 210 फॉस्ट फ्री डेज, तो कितने, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ठीक। ये हो गया आपका। एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, ब्राइट सनशाइन चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, इट ग्रोज बेस्ट इन ब्लैक एंड अलूवियल सॉइल। तो ये महाराष्ट्र साइड भी है, होता है, तो वहां पे आपका है ना डेक्कन प्लेट्यू, तो वहां पे डेक्कन प्लेट्यू, ठीक। तो उसके लिए बेस्ट है, मतलब कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल बेस्ट है, और ब्लैक सॉइल आपका मिलता कहाँ है, और ब्लैक सॉइल को ही रूट सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो रॉ मटेरियल, मेन रॉ मटेरियल किसके लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए। Who discovered coffee plant? There are different versions about the discovery of coffee. In about 850, Kaldi, an Arab goat herder who was puzzled by the queer antiques of his flock, tasted the berries of the green evergreen bush which the goats were feeding. On experiencing the sense of exhilaration, he proclaimed his discovery to the world. तो कहाँ का वो मेन था, अरब से था, काल्दी नाम था, अरब से था। अरब से मेनली याद कर लो कि अरब का कोई था जिसने इसको इनोवेट किया, इन्वेंट किया है। जूट क्या है, जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, जूट को कहते हैं। इट ग्रोज ऑन एलुवियल सॉइल, तो अब समझो, रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट। तो जूट के लिए एक चीज याद रख लो कि जूट आपका हो कहाँ रहा है, वेस्ट बंगाल में। कहाँ हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। तो अब इसकी, अब वेस्ट बंगाल में हो रहा है तो अब वेस्ट बंगाल के साइड की कंडीशंस देखो हैं कैसी कैसी, ठीक।
अलूवियल सॉइल वहां मिलेगी, क्यों मिलेगी कि मेजर रिवर्स जो है वहीं ड्रेन हो रही हैं, तो अलूवियल सॉइल मिलेगी आपको, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी, रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर चाहिए। तीसरी, हेवी रेनफॉल चाहिए। हेवी रेनफॉल चाहिए, याद रखना कि हेवी रेनफॉल चाहिए वहां पे, रिवर्स भी पर्याप्त मात्रा में है उसको इरिगेट करने के लिए, ठीक। तो ये ऐसे याद करो कि वहां पानी उसको ज्यादा चाहिए, पानी है उधर पर, तो हैवी इरिगेशन ज्यादा चाहिए, पानी नहीं, इरिगेशन ज्यादा चाहिए, मतलब ठीक है। एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ठीक। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज, तो एरिया कहाँ क्या है इसका, तो ट्रॉपिकल एरिया है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इंडिया और बांग्लादेश जो है लीडिंग प्रोड्यूसर्स है, इंडिया में वो भी वेस्ट बंगाल, ठीक। अब कॉफी के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, वार्म एंड वेट क्लाइमेट, तो कैसा क्लाइमेट चाहिए, वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए, ठीक। एंड वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल चाहिए, ठीक। हिल स्लोप्स चाहिए, आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। तो समझो कि ये कॉफी मेनली हमारे यहाँ पे कहाँ हो रही है, कर्नाटक साइड पे हो रही है, ठीक। कर्नाटक साइड पे हो रही है, हिली रीजन्स में हो रही है, बिकॉज इसको स्लोप चाहिए, पानी अगर मतलब वाटर चाहिए, रेनफॉल चाहिए इसको, पर जो वाटर है वो एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, तो ऐसी जगह पे हो कि स्लांटेड जगह पे हो कि पानी जो है आपका निकल जाए। तो ड्रेन्ड लूमी सॉइल होनी चाहिए, वार्म एंड वेट क्लाइमेट होना चाहिए, हिल स्लोप आर सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ। ब्राजील इज लीडिंग प्रोड्यूशन ऑफ कॉफी, कोलंबिया एंड इंडिया, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। टी क्या है, टी इज अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन, मेनली प्लांटेशन क्रॉप है, बेवरेज क्रॉप इसलिए बोला कि यूज करते हैं हम इसको पीने में, ठीक। और चाय चाय कह रहे हैं, टी इज अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन, दिस रिक्वायर कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल। कूल क्लाइमेट चाहिए और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल चाहिए, थ्रू आउट द ईयर चाहिए, ठीक, थ्रू आउट द ईयर चाहिए, ठीक। उसके बाद अभी क्या है कि it needs well drained loamy soil and gentle slope, well drained loamy soil, gentle slope। अभी कॉफी को भी आपके जेंटल स्लोप चाहिए और टी को भी आपके जेंटल स्लोप चाहिए, तो ये अपना मेजर कहाँ पाया जाता है, असम वाले रीजन में पाया जाता है, वो भी हिली एरियाज में पाया जाता है। और एक मैं इसके लिए एक फैक्ट और है कि मतलब ब्रेन जो है, इसको ब्रेन थ्रू आउट द ईयर चाहिए, तो याद रखो कि हम मैं ऐसे नहीं, बस मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ कि दिमाग में कैसे रख सकते हो कि उस साइड पे चाहिए, मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड पे, तो वहां पे जो है रेनफॉल सबसे ज्यादा हो रही है, चेरापूंजी, तो बस ऐसे याद कर लो कि रेनफॉल ज्यादा हो रही है, तो टी के लिए वो सुटेबल जगह है। प्लस जो है आपका हिली एरियाज उधर मिल जाएंगे, क्योंकि स्लोप एरिया होना चाहिए जहाँ पे इसको ग्रोन किया जाए, ठीक। बस हो गया, खत्म। लेबर इज लार्ज, लेबर जो है, लेबर इन लार्ज नंबर रिक्वायर्ड, पिक द लीव्स, तो एक एक पत्ती तोड़नी पड़ती है, उसके लिए लेबर बहुत ज्यादा चाहिए होती है। फिर क्या है, केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका आर द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड, ये जो एरियाज हैं वो बेस्ट क्वालिटी टी ग्रोन करते हैं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, तो ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम यूज कर सकते थे प्री ओरिएंटेड, मतलब जो भी आपके प्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे तो वो यहाँ से आ सकते हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अब ये हमें मेंस के पॉइंट दे सकता है, किसके पॉइंट दे सकता है, मेंस के पॉइंट दे सकता है। क्या है, agricultural development refers to effort to made increase farm production in order to meet growing demands of increasing population। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किस चीज को बताता है, रिफर्स करता है एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। दिस कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज सच एज, ये जो है अचीव होगा मेनी वेज में, कैसे कैसे, इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया बढ़ा दिया जाए, नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन्स बढ़ा दी जाए, इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटी, इंक्रीजिंग इंप्रूव कर दी जाए इरिगेशन फैसिलिटी, और यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, तो यूज किया जाए किसका, फर्टिलाइजर्स का और एच वी वाई सीड्स का, ठीक। तो इरिगेशन हो गई, इरिगेशन इंप्रूव करनी है, और क्या इंप्रूव करना है, फर्टिलाइजर इंप्रूव करना है, और क्या यूज करना है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स चाहिए, और क्या चाहिए,
इन क्रॉप एरिया बढ़ाया, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, प्लस क्रॉप जो ग्रो की जा रही हूँ, नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रो करी जा रही हूँ. Mechanization of agriculture is another aspect of agricultural development. So mechanization of agriculture is also another aspect of agricultural development. The ultimate aim of agricultural development is to increase the food security. मतलब ultimate aim क्या है, क्यों agricultural development करना है, क्यों food security के लिए, food security के लिए. Agriculture has developed at different places in different part of the world. Developing countries with large population usually practice intensive agriculture. तो developing country में कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर. ठीक. और इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब लेबर्स ज़्यादा उसमें लगेंगी, और लैंड छोटी होगी, लेबर्स ज़्यादा लगेंगी उस छोटी में, प्रोडक्शन कम होगा. ठीक. उसके बाद क्या है? वेयर द क्रॉप्स ग्रोन इन ऑन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस. लार्ज होल्डिंग आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर. जो लार्ज होल्डिंग होती है मोस्ट सुटेबल किसके लिए होती है? कमर्शियल एग्रीकल्चर. इन यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, विद द हेल्प ऑफ टू केस स्टडीज ऑफ फार्म, one from India and other from USA. Let us understand about the agriculture in the developing and developed country. अब यहाँ एक कंपैरिजन दिया हुआ है, दो केस स्टडीज दी हुई हैं, एक इंडिया से एक यूएसए से, कि एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है, एक डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री की एग्रीकल्चरल सिस्टम में क्या डिफरेंस है. फार्म इन इंडिया. देयर इज अ स्मॉल विलेज Adilabad in Ghazipur district of Uttar Pradesh. Munna Lal is a small farmer in this village who has farmland of about 1.5 hectare. His house is in the main village. He purchases high yielding variety of seeds from the market every alternate year. The land is fertile and he grew at least two crop in a year, in which normally wheat and rice and the pulses. The farmer takes advice of his friend and elders as well as the government agricultural officer regarding farming practices. He takes a tractor on rent for plugging his field, though some of his friends still use traditional methods. ठीक. By using bullocks for plugging. There is a tube well in nearby the field which takes on rent to irrigate his field. Munalal also has two buffaloes and few hens. He sells milks in cooperative store located in the nearby towns. He is a member of cooperative society which also advised him on the type of orders for his animals and safety measures to protect the health of the livestock and artificial insemination. All the members of the family help him in various farm activities. Sometimes he takes credit from a bank or agricultural cooperative society to buy HYV seeds and implement. He sells his produce in mandi located in the near towns. Since majority of the farms do not have lakh storage facility, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. In recent year, the government has taken some steps to develop storage facility. In तो अब ये हमने पढ़ी केस स्टडी कहाँ की? इंडिया की, कि इंडिया में कैसे कैसे एग्रीकल्चर होती है. और उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं फार्म यूज इन यूएसए. यूएसए में कैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है. द एवरेज साइज ऑफ फार्म इन यूएसए इज मच लार्जर. तो मैं जब यूएसए का पढ़ूंगी तो मैं इंडिया का बताऊंगी आपको कि मैं इंडिया में क्या क्या चीजें हैं, डिफरेंस क्या क्या है. एवरेज साइज ऑफ फार्म इन यूएसए इज मच लार्जर देन इंडियन फार्म. तो पहला डिफरेंस यही है कि हमारे पास जो लैंड है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू यूएसए. Typical farm size in USA is about 25 to 50 हेक्टेयर. हमारे पास कितनी थी? 1.5 हेक्टेयर. ये इन जनरल है, मतलब इतना ही पॉपुलेशन इतनी है कि इतनी इतनी जमीन किसी के पास हो नहीं सकती है. तो 1.5 हेक्टेयर. तो कंपैरिजन करिए कि ये आपकी 250 के कहाँ है यूएस में, 1.5 हेक्टेयर्स जो है आपकी इंडिया में. द फार्मर जनरली रिसाइड इन द फार्म्स. Some of the major crops grown are corn, soybean, wheat, cotton, sugarcane, beet. जोय हो रहा है. अच्छा सॉरी, बस ये तो देखो, डाइवर्सिटी देखिए इनकी क्रॉप्स में, मतलब ये डाइवर्स क्रॉप्स जो है ग्रो करते हैं. हमारे यहाँ क्या? राइस, व्हीट, और बहुत हुआ तो पल्सेस और भी, बस.
क्या है, जो है ना, फार्मर इन द मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, जॉय होरन जो है मिड वेस्ट का यूएस मिड वेस्ट यूएसए का एक फार्मर है. आयोवा स्टेट ओन about 300 hectares of land, जहां उसके पास 300 हेक्टेयर लैंड है. He grown corn on his field after making sure that soil and water resource meet the needs of this crop. तो soil और water को चेक करके, उनकी रिसोर्स एबिलिटी देखकर वहां पे उसने ग्रोन किया क्रॉप. हमारे पास दो हमारे पास ऑप्शन बहुत है, पर हम इससे ज्यादा सोच नहीं पा रहे हैं कि एग्रीकल्चर में वीट और राइस के अलावा क्या चीज शो की जा सकती है. तो यहाँ पे चेक करके सॉइल और वाटर रिसोर्स ये डिसाइड करना कि कौन इसमें अच्छा होगा. तो ये जो है, ये चीजें आपको आनी चाहिए. गवर्नमेंट इतने इंसेंटिव्स दे रही है कि ये चीजें जानो और फिर उस हिसाब से सॉइल क्वालिटी देखकर क्रॉप ग्रोन करो. Adequate measures are taken to control pests that can damage the crop. एडिक्वेट मेजर्स लिए कि प्रिवेंटिव मेजर्स कि पहले ही मेजर्स ले कि इस चीज कोई ऐसी चीज हो सकती है, या मान लो कोई ऐसा क्लाइमेटिक वेरिएशंस हो सकते हैं जिनकी वजह से क्रॉप खराब हो जाए. तो उससे पहले ही मेजर्स एडिक्वेट मेजर्स ले लिए जाते हैं कि पेस्ट वेस्ट यूज करके डैमेज ना हो क्रॉप्स. फिर क्या लिखा है, फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड द सॉइल सैंपल टू द सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू चेक वेदर द न्यूट्रिशन आर सफिशिएंट और नॉट. टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप है कि टाइम टू टाइम सॉइल सैंपल चेक किए जाते हैं, उनमें न्यूट्रिशन कितना है कितना नहीं. फिर क्या है, द रिजल्ट हेल्प जॉय हॉलन टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम. उसके अकॉर्डिंग एक साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम यूज किया जाता है. मतलब होता है कि साइंटिफिक वे में उस फर्टिलाइजर यूज करो. माइंडलेसली कोई भी चीज नहीं करो. हमारे यहाँ यूरिया सस्ता है तो सब्सिडाइज्ड है तो माइंडलेसली यूज हो रहा है बिना ये जाने कि उसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. ठीक. His computer is linked to the satellite which gives him precise picture of his field. This helps him to use and chemical fertilizer and pesticide whether they are required अगर required है या नहीं. He used tractor, seed drills, leveler, combined harvester and threshers to perform various agricultural operation. Grains are stored in the automated grain storage or dispatched to market agencies. The farmers in USA work like a businessman and not like a peasant farmer. ठीक. वहाँ एक फार्मर जो है बिजनेसमैन की तरह एक्ट करता है, ना कि एक पीजेंट की तरीके. तो जो यहाँ, तो हमको क्या इसमें से लेना है, ये जो मेजर्स हैं. तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं या कौन से इनोवेटिव आइडियाज बताइए कि आप अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सको, तो यहाँ से ये चीजें हमें मिल सकती हैं कि कैसे हम. पहले क्या है कि एडिक्वेट मेजर्स, सबसे पहले कि क्रॉप ग्रो करना है तो पहले मेक श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्स मीट द नीड ऑफ दिस क्रॉप. पहला पॉइंट. ठीक. दूसरा क्या है, एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल द डैमेज टू कंट्रोल द पेस्ट दैट डैमेज द क्रॉप. दूसरा पॉइंट, time to time he sends soil testing laboratory to check whether the soil nutrition is available or not. तीसरा पॉइंट. फिर क्या है, this result helps plan a scientific fertilizer program. फोर्थ पॉइंट. फिर क्या है, satellite computer linked satellite which give him precise picture to the field. पांचवा पॉइंट, help chemical fertilizer. छठा पॉइंट, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड वॉट एवर दे रिक्वायर. ठीक. फिर और क्या चीजें हैं कि ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशोल्ड परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन. अ ग्रेन आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज. तो ये कुछ मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए. so यस, तो ये हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया.
एनसीईआरटी 8th एनसीईआरटी से। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, वो चैप्टर। थैंक यू।